अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। पहले हम पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। ये सुपर क्रिटिकल स्टेट किस तरह की होती है? तो हमारे पास इसका आंसर है कि ये बेसिकली ये वो स्टेट है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, लिक्विड के भी और गैसेस के भी। तो जैसे हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड फ्लो करता है, तो इसमें लिक्विड की फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी है। और गैसेज आप जानते हैं कि गैसेज के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, मतलब गैसेज जैसे गैसेज एक्सपेंड करती हैं वैसे ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में गैसेज की एक्सपेंड करने वाली प्रॉपर्टी इसमें होती है कि जो गैसेज की तरह एक्सपेंड करते हैं और लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। अब अगर हम बुक से देखना चाहें तो हमारे पास पेज 5 पे इसका आंसर है, जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारी उस पेज की लास्ट लाइन पे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। कि प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस तरह प्रोड्यूस है, किस तरह पैदा होता है। देखें, प्लाज्मा बेसिकली इस तरह प्रोड्यूस होता है कि आप जानते हैं कि हमारे पास पार्शियली आयनाइज्ड गैस होती है, यानी हमारे पास जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें हमने एक गैस ली होती है आर्गोन। उसमें से जब हम लाइट पास करते हैं, यानी उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी इस गैस को आयोनाइज कर देगी, पार्शियली आयोनाइज कर देगी, यानी इसके कुछ ना कुछ जुज़वी तौर पे से आयोनाइज कर देगी। और अब ये हमारे पास प्लाज्मा बन गया। अब इस प्लाज्मा में ये प्लाज्मा ग्लो करेगा और जो आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब के ऊपर एक कोटिंग होती है, वो कोटिंग उस जो ग्लो को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह हमारा ग्लो होने लगता है और जलने लगता है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर, वेयर डज डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री। यानी इन दोनों ब्रांचेस में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक थिंग को, तो इनमें डिफरेंस कहाँ पे होता है? इनमें डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि ये जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है इसमें हम कम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारे पास लिविंग थिंग्स का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसका हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। लेकिन ऑर्गेनिक में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया CH4, तो हम सिंपल मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम बायोकेमिस्ट्री में देखें तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है लिविंग थिंग का, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हम स्टडी करते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री में। जबकि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि हम केमिकल रिएक्शन को ही स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे पास यहाँ बायोलॉजिकल कोई कॉन्टेक्स्ट की कोई बात नहीं होती। अब थर्ड हमारे पास इसका डिफरेंस है कि बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास DNA प्रोटीन है, हमारे पास इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, उसके मुकाबले में कंपैरिजन में देखें हम, हमारे यहाँ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, गिव अ रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। कहता है कि डायमंड ब्रिलियंट होता है, चमकदार होता है, ये इसकी रीजन क्या है? और दूसरी बात कि क्या हम इसकी इस चमक को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका आंसर है कि डायमंड की ब्रिलियंस है बेसिकली इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, इसकी पोलैरिटी की वजह से, डिस्पर्सन की वजह से, कि ये लाइट जब उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट को डिस्पर्स कर देता है, लाइट को बखेर देता है, डिफरेंट एंगल्स में से डिस्पर्स कर देता है। तो इस वजह से हमारे पास डायमंड की ब्रिलियंस होती है। अब दूसरी बात रही कि हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है कि इसकी हम जो कटिंग है वो अच्छी तरह कटिंग करें, इसके जो एंगल्स हैं वो उनको अच्छी तरह से एंगल में रख के इसे कटिंग करें इस डायमंड की। और दूसरी बात कि हम इस पॉलिशिंग करके भी डायमंड की ब्रिलियंस को इंक्रीज कर सकते हैं। बस क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। देखें, सोडियम क्लोराइड जो हमारा घर का नमक है, टेबल साल्ट है, वो वाटर में डिजोल्व कैसे होता है, वाटर में हल कैसे होता है। अब सिंपल सी बात है कि पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो ब्रेक होंगी, यानी पहले वो सोडियम क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा, फिर जो हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, उसके मॉलिक्यूल आपस में ब्रेक होंगे और जो जाके इस सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे।
तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सोल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड करना, ये हमारे पास कहलाती है डिसोल्यूशन सोल्युबिलिटी। तो इस तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड पहले अपने आयन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये वाटर के जो अपोजिट पोल्स हैं उनको उनसे ये सराउंड होगा। वाटर के जो पोल्स हैं, यानी अगर वाटर का पॉजिटिव पोल और इस सोडियम क्लोराइड का नेगेटिव आयन ये अट्रैक्ट होगा, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसके जो नेगेटिव साइड्स हैं वो सारी आ जाएंगी सोडियम के पॉजिटिव साइड के इर्द गिर्द। ये इस तरह इसको सराउंड कर लेंगे सोल्यूट को, और वाटर के जो पॉजिटिव पोल्स हैं वो इसकी नेगेटिव साइड के इर्द गिर्द आ जाएंगी। वो इस तरह वाटर उसको सराउंड कर लेगा और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास डिफरेंट सोल्युबिलिटी क्यों शो करते हैं। इसकी मेन रीजन है कि उस कंपाउंड में डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। यानी एक मॉलिक्यूल हमारे पास है वाटर का, दूसरा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इस तरह का अगर हम देखें अल्कोहल में, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अल्कोहल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में फर्क है, तो इसी फर्क की वजह से उनकी सोल्युबिलिटी भी अफेक्टेड होती है, उसमें भी फर्क पड़ता है। इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज, अगर छोटे साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे, बड़े साइज के मॉलिक्यूल जैसे सॉल्व होंगे। इस तरह हमारे पास शेप, अगर मॉलिक्यूल शेप रेगुलर होगी वो जल्दी हल हो जाएगा, अगर उसकी शेप इरेगुलर होगी तो हमारे पास सॉल्व होने में टाइम लगाएगा। इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, अगर मॉलिक्यूल पोलर है वो पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह पोलैरिटी भी हमारे पास एक फैक्टर है जो किसी भी कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड में सोल्युबिलिटी पर असरअंदाज होता है। क्वेश्चन है कि व्हाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। अब देखिए अगर हम देखें कि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस सोल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज कर जाती है। यानी अगर हम इसे इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इसे हम KNO3 को हॉट वाटर में ले जाए तो इसकी सोल्युबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ये केस इस तरह करें अपना सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड एक आपका ऐसा केस है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सोल्युबिलिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप पानी गर्म पानी में सॉल्युबल करते हैं तो भी तकरीबन वही इसकी सॉल्युबिलिटी रह जाती है, उतने ही मॉलिक्यूल में सॉल्युबल होंगे जितने ठंडे पानी में सॉल्व होते हैं। तो अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट को लें, हम गर्म पानी में लेते हैं, गर्म पानी में इसको ठीक ठाक करके इसको सॉल्युबलाइज कर लेंगे। अब इसका सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करें, इसको हम कूल कर दें, तो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास जो था वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो दोबारा क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होके इनसॉल्युबल होके नीचे बैठ जाएगा, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अगर हम अपने सोडियम क्लोराइड केस में देखें तो उसमें टेम्परेचर का कोई खास फर्क नहीं है, यानी अगर हम इस वाटर को कूल भी करें तो भी हमारे पास वो सोडियम क्लोराइड वापस इनसॉल्युबल नहीं होता, वो हमारे पास दोबारा क्रिस्टलाइज नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन का आंसर है कि बेसिकली डिफरेंस इनमें है कि इनकी जो सोल्युबिलिटी है उसकी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर वो डिफरेंट है, इसलिए हम इन्हें सेम लाइक वाइज हम इनको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। तो साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए हम एवापोरेशन यूज करते हैं, यानी पानी को उड़ा देंगे और फिर जाके ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हमें अचीव होंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है व्हाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। अब ग्रेफाइट बेसिकली सेपरेट क्यों होता है? ग्रेफाइट में अगर देखा जाए उसमें हमारे पास जो कार्बन के लेयर्स हैं वो लेयर्स उनमें वीक वैंडर वाल्स फोर्सेस होती हैं। उन कार्बन के लेयर्स में हमारे पास वीक वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं। अब जब फोर्सेस उनके बिटवीन जो फोर्सेस वो वीक हैं तो वो इजीली स्लाइड ओवर कर सकती हैं, वो फिसल जाती हैं। तो इस स्लाइड ओवर करने की वजह से जो ग्रेफाइट हमारे पास है वो हमारे पास एक अच्छा लिब्रिकेंट है कि अगर हम इसको ग्रेफाइट की एक लेयर कर देंगे एक सरफेस पे
और इसकी एक और सरफेस पे इसकी और लेयरिंग कर देते हैं। अब जी अगर दोनों सरफेसेस टच हों, अगर इनमें फ्रिक्शन रबिंग भी हम कर दें तो इनमें फ्रिक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड पे ग्रेफाइट की लेयरिंग हमने की हुई है। और आप जानते हैं ग्रेफाइट स्लिपरी है, वो ऑलरेडी ही उसके लेयर्स स्लिपरी होती हैं, तो वो इस तरह फ्रिक्शन को कम कर देती हैं, इसलिए ये ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारे पास है कि उन ब्रांचेस को मेंशन करें जिनमें हम ये चीजें स्टडी करते हैं। फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास रिएक्शन के रेट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री होती है। अब सेकंड है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम वो केमिकल रिएक्शन जो हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे होते हैं वो स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए आप जानते हैं प्लाज्मा कहाँ पे होता है, आपकी गैलेक्सीज वगैरह में होता है, ये हमारी स्पेस में होता है प्लाज्मा, तो उसके स्टडी करते हैं अपनी एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद क्वेश्चन है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारे पास होता क्या है, बेसिकली हमारा एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास होता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हम स्टडी करेंगे अपनी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स। अगर ये हम देखें कि फायरवर्क्स में जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं, अब ये रिएक्शन हमारे पास हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो ये हमारे पास होती है पायरोटेक्निक्स। ये केमिस्ट्री की ब्रांच, इसमें हम जो टर्निंग को रिएक्शन है उनको स्टडी करते हैं पायरोटेक्निक्स में। ये मैं अभी इसको सामने लिख दूंगा अपने बोर्ड पे, तो भाई आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है एफ क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। ये हमने पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि हम इसमें जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे हम अपने मैटर को, अपने सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। ये हमारे पास एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है चीजों की एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। अब देखें हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप्स तीन टाइप्स के हैं, जो मेन तीन एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन। तो ये हम पहले अपने टॉपिक में पढ़ चुके हैं, एलोट्रोप्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास पेज नंबर, मेरे बुक का पेज नंबर 8 है। और हाँ, इसमें एक और बात हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। अब देखिए कोल का डायमंड से क्या डिफरेंस है। अब कोल बेसिकली हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है, यानी वो सॉलिड जिसकी कोई खास शेप नहीं है, प्रॉपर शेप नहीं होगी, उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। इसके मुकाबले में जो हमारे पास डायमंड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब कोल में एक और ये है कि कोल काफी सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, भुरभुरा होता है, लेकिन हमारे पास जो डायमंड है वो डायमंड हमारा बेसिकली काफी हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे पास। अब कोल देखते हैं कि कोल में हमारे पास जो उसकी सरफेस है, कोल की जो हमारे पास सरफेस है वो डल सरफेस है, यानी इसमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन आप जानते हैं कि डायमंड में काफी ब्रिलियंस होती है, काफी इसमें चमक होती है। तो इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड्स। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हमने पढ़ा था अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो हमारे पास पेज 5 पे हमारा लास्ट पैराग्राफ है, वो हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का। अब हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स ऑर्डिनरी लिक्विड से डिफरेंट कैसे हैं। अब देखें, ऑर्डिनरी लिक्विड में सिर्फ प्रॉपर्टीज होंगी लिक्विड वाली, लेकिन हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली दोनों प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड की फ्लो करने वाली और गैसेस की हमारे पास जो एक्सपैंड करने वाली हैं। ऑर्डिनरी लिक्विड है, इसमें जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ज्यादा हुआ करती है, जबकि हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में डेंसिटी कम होती है। जो विस्कोसिटी है वो हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कम हुआ करती है, उसमें हमारे पास गैसेस भी हैं और लिक्विड भी है।
विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन कम होता है, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डिनरी लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी उसके मुकाबले में ज्यादा हुआ करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है, सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की सोलिबिलिटी क्या होती है, और ये हाउ डज सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखें, ये हमारे पास बुक में पेज नंबर 11 और 12 पे है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी एक सिंपल सी बात है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे या खास टेम्परेचर पे कितने ग्राम सोल्यूट सोलबल होता है, इसे हम कहते हैं सोलिबिलिटी। अब सोलिबिलिटी टेम्परेचर से चेंज होती है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाए, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, अभी हमने भी क्वेश्चन पढ़ा है, इससे हमारे पास और सोडियम नाइट्रेट है। और कुछ हमारे पास साल्ट ऐसे हैं, कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। जैसे हमारे पास गैसेज हैं, हमारे पास कार्बोनेट्स हैं। कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने भी पढ़ा टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, किस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पेज बुक के पेज 11 और 12 पे है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 5 को, व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। देखें, अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखें तो इनके मॉलिक्यूल्स में कोई खास अट्रैक्शन नहीं होती, ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव वो भी रैंडमली करते हैं, लेकिन लेसर लेवल पे, कम लेवल पे एज कंपेयर टू गैसेज, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ ना कुछ एज कंपेयर टू गैसेज स्ट्रॉन्गर हुआ करती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, गैसेज के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू गैसेज। क्वेश्चन 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरियाज व्हिच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जिसमें हम वो कंपाउंड पढ़ते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब इसके मुकाबले में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी वो मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा वाले कंपाउंड है स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फोकस करते हैं हाइड्रोकार्बन पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, जबकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करते हैं अपने डिफरेंट साल्ट्स पे, एसिड पे, बेसिस पे, अपने मेटलॉइड्स वगैरह पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, ये स्टडी करते हैं। जबकि अगर हम देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केस में देखें तो इसमें हम मेटल्स हो गए, हमारे पास नॉन मेटल्स हो गए, हमारे पास मेटलॉइड्स हो गए, इनकी नेचर को डिस्कस करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारे पास लास्ट इसका है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। जो हमारे पास लाइफ साइंसेज है, एग्रीकल्चर है, हमारे पास पेट्रोलियम है, उन सब में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब फील्ड में ही इसकी एप्लीकेशंस हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, कैटलिस्ट वगैरह हैं, तो इन सारों में हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, preparation of solution leads to an important process in chemistry which enables us to purify a compound through crystallization. Describe a process in which potassium nitrate is purified by crystallizing it in water. कि हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उनसे कंपाउंड को थ्रू क्रिस्टलाइजेशन उनको प्योरीफाई करें। तो आप एक ऐसा प्रोसेस बताएं जिसमें हम पोटाशियम नाइट्रेट को प्योरीफाई कर सकें, KNO3 को। इसके लिए सिंपल वही करना ये है कि मैंने पोटेशियम नाइट्रेट लेना है, उसको हमने डिजोल्व कर लेना है हॉट वाटर में, ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हम ले सकें, यानी उसकी हम जो सॉल्युबिलिटी है उसको मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस हॉट वाटर से यानी हॉट सोल्यूशन से को हम फिल्टर आउट कर लेंगे, ताकि जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं इसमें सॉल्युबल नहीं हुई हमारे पास सोल्यूशन में, तो वो इम्प्योरिटी हम उनको सेपरेट कर लें। अब इस फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को कूल करेंगे। अब आहिस्ता से कूल करने से ये फायदा होगा कि हमारे पास जो सोलुबल पोटेशियम नाइट्रेट थी, वही पोटेशियम नाइट्रेट ही इनसॉल्युबल होगी और नीचे वो बैठती जाएगी और इसके क्रिस्टल्स बनते जाएंगे। अब सारे हमारे पास जो पोटेशियम नाइट्रेट ये सारा इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाएगा, क्रिस्टल्स इसके बन जाएंगे। अब हम इसको फिल्टर कर लेंगे, इसका जो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो पैदा कर लेंगे।
उसके बाद इसको हम ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज होके प्योरीफाई होके हमारे पास आ गया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ग्रेफीन इज कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल एंड इज मटेरियल ऑफ फ्यूचर। इट प्रॉपर्टी ऑफ इट मेक इट वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे पास जो ग्रेफीन है आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी हाई है। तो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होने का हम फायदा किस तरह उठा सकते हैं कि हम इसमें हमारे पास अच्छी हाई एफिशिएंसी के ट्रांजिस्टर्स हैं, सर्किट्स हैं, तो उनमें ये यूज कर लें हम ग्रेफीन को। अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब जो हमारे पास ऐसे चीजें हैं जिसमें हमने हीट को कंडक्ट करवाना है, हमारे पास हाई परफॉर्मेंस चिप्स हैं, तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं ग्रेफीन को। इससे हमारे पास अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को देखें, ये काफी स्ट्रांग होती है ग्रेफीन और फ्लेक्सिबल भी होती है। तो हम इन्हें इसको उन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं जो बेंडेबल है, जिनको हम मोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी थिननेस को देखें तो ये काफी बारीक है, तो इसे हम ऐसी चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं जो लाइट वेट, जैसे हमारे पास लाइट वेट बैटरीज है, तो इससे हम ग्रेफीन से लाइट वेट बैटरीज भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट है कि इसका जो सरफेस एरिया है ये काफी लार्ज सरफेस एरिया है। तो इस लार्ज सरफेस एरिया की वजह से हम इसमें इसको उन बैटरी में यूज कर सकते हैं जिनमें हाई परफॉर्मेंस है और वो फास्टर चार्जिंग वाली बैटरी है। तो इस तरह हम ग्रेफीन को इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं बोर्ड पे ताकि आपको ये जो बातें हम स्टडी की हैं इनकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग है जो आपने अपने टेस्ट वगैरह में लिखनी होती है तो वो आप यहाँ से टैली कर सकें।